Okay, listen. Now, we have already completed 4 topics out of the 5 topics. Single entry, preference shares, bonus and rights, debenture. Now there is one last part left out, that is piecemeal distribution. Okay, that was a part of dissolution. So next class tomorrow I will be taking the piecemeal का part. You have a report, इसी का उधर रहेगा. Now listen. So tomorrow, please get 2 notebooks. Rather one. Get dissolution without fail. Okay? Dissolution का बुक लेके आना. जहाँ पे भी आपने सॉल्व किया. फिर भी रेफरेंस के लिए खाली चाहिए और कुछ नहीं. Okay. और इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर्स वो मैं आपको बोलूंगा. इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स वो भी कल लेके आना. इश्यू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स एंड डिसॉल्यूशन. ओके, दोनों का बुक कल लेके आना. हाँ, बट बैलेंस शीट बाकी है. तो आज हम लोग बैलेंस शीट करने वाले. पता है जो पार्ट्स हमने छोड़े थे बैलेंस शीट के. तो बैलेंस शीट है ना, आपको 2-3 टॉपिक्स में आता है. इश्यू ऑफ शेयर्स में पूछ सकते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स या बायबैक एंड राइट्स. ओके, तो टुडे बायबैक राइट्स तो रहेगा ना, वो बुक अभी सॉल्व किया था. राइट्स और बायबैक का तो जगह छोड़ा था आपने जो पेजेस बैलेंस शीट के लिए अभी. तो हाँ, तो अभी का बैलेंस शीट सुनो ध्यान से. अभी बुक नहीं है तो बाद में ड्रॉ करना, फ्रेंड का बच्चे सॉल्यूशन दे. सो लिसन, तो प्रॉब्लम में दे में आस्क यू जर्नल प्लस बैलेंस शीट. ओके, अब बैलेंस शीट का वेटेज कैन बी बिटवीन 2 marks to 5 marks डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द बैलेंस शीट. 2 से 5 मार्क का वेटेज हो सकता है. पूछा बहुत कम है आज तक. इतने सारे अटेम्प्ट में 2-3 बार ही पूछा गया है. बट देन दे कैन ऑलवेज आस्क. एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट. हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में ना 3 अलग अलग फॉर्मेट सीखे हैं बैलेंस शीट के. एक तो अपना नॉर्मल टी फॉर्मेट जो आप बनाते हो, लायबिलिटी एसेट वाला, वो हो गया. दूसरा हमने पता है शेयर्स का बैलेंस शीट बनाया था टी फॉर्म में, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स और 2-3 आइटम्स. और तीसरा हमने वर्टिकल में सीखा था सोर्सेस ऑफ फंड, एप्लीकेशन ऑफ फंड वाला, याद है. अब वो अनफॉर्चुनेटली कंपनीज जो है आजकल ये तीनों फॉर्मेट यूज नहीं करते. जो सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप होते हैं दे यूज टी फॉर्मेट. सोल एंड पार्टनरशिप दे आर यूजिंग टी फॉर्मेट. टी फॉर्मेट इज लायबिलिटीज एंड एसेट्स वाला. The companies they are using vertical format. Schedule 6 वाला vertical format बोलते हैं उसको. तो vertical format कैसा दिखता है? तो I'll just share the PDF. Open the group. Only accounts वाला group में share the PDF. नहीं आया
Check the WhatsApp group. देखो इसका पेज नंबर है आपका 11.10 11.10 मिला 11.10 बैलेंस शीट का फॉर्मेट दिख रहा है, दिखा? यू विल सी द फॉर्मेट। अभी इतना पूरा फॉर्मेट आपको अभी काम का नहीं है, सीए इंटर में आप बनाओगे कंपनी फाइनल अकाउंट्स में। जैसे आप पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स करते हो वैसे कंपनी फाइनल अकाउंट होता है, तो उसमें आपको ये फॉर्मेट यूज करना है। बैलेंस शीट का भी दिया है, नीचे रेवेन्यू स्टेटमेंट का भी दिया है, अपने को सिर्फ बैलेंस शीट काम का है यहाँ पे, ठीक है? अब बैलेंस शीट में भी है ना, अपने को पूरा फॉर्मेट ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। देयर आर सिलेक्टेड 4 to 5 आइटम्स, दैट्स इट। 4 से 5 आइटम्स ये जो अभी आपके काम के आने वाले हैं, ठीक है? उन पे फोकस रखिए। सबसे पहले दिखा, सबको मिला बैलेंस शीट? सबसे पहले लायबिलिटीज आर कॉल्ड एज इक्विटी एंड लायबिलिटी, नॉट सोर्सेस ऑफ फंड। दे आर कॉल्ड एज इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। मिला सबको? अच्छा, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज के अंदर 3 मेजर हेड्स हैं। एक है शेयर होल्डर फंड, दूसरा है नॉन करंट लायबिलिटी और तीसरा है करंट लायबिलिटी। उतना ध्यान रखना। वो सेकंड वाला शेयर एप्लीकेशन, पेंडिंग अलॉटमेंट, वो काम का नहीं है। ओके, ओनली शेयर होल्डर फंड एंड नॉन करंट लायबिलिटी। एनी आइडिया व्हाट इज नॉन करंट लायबिलिटी? इज नॉट करंट। लाइफ इज मोर देन अ ईयर। डिबेंचर हो गया, लोन हो गया, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, क्रेडिटर्स 1 साल वाले सब करंट में ही आते हैं। बड़े क्रेडिटर्स वो लोन हो जाते हैं, ठीक है? DRR इज अ रिजर्व, रिजर्व्स में जाता है। DRR इज एन इन्वेस्टमेंट, ये लायबिलिटी। प्रोविडेंट फंड इज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। बुढ़ा होएगा, रिटायर होएगा तभी। हाँ, 1 साल में देने का तो करंट बन जाएगा, अदरवाइज इट्स अ लॉन्ग टर्म। सो यहां पर ध्यान दोगे तो आपको मिलेगा शेयर होल्डर फंड, देन यू हैव व्हाट, नॉन करंट लायबिलिटीज एंड व्हाट, करंट लायबिलिटीज। मिला? अच्छा, उसके बाद नीचे एसेट्स में आपके पास 2 हेड्स मिलेंगे आपको, दैट इज नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। 2 ही है यहाँ पे, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। मिला? नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म वाले, करंट एसेट्स मतलब शॉर्ट टर्म वाले, ठीक है? अब उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट आपको अभी के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? तो पहला शेयर होल्डर फंड दिख रहा है आपको, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर, शेयर होल्डर फंड के अंदर आपको मिलेगा शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड एक और चीज मिलेगी, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स। मिल रहा है? तो तीसरा इंपॉर्टेंट नहीं है, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, 2 चीज का ख्याल रखना, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, ठीक है? तो सबसे पहला क्या बताया मैंने, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, उसमें शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में 2 आइटम, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, बस। शेयर कैपिटल में सारा शेयर कैपिटल आ जाता है, प्रेफरेंस, इक्विटी, ऑथराइज्ड, इश्यूड, कॉल्ड अप, पेड अप, कॉल इन अरियर, शेयर फॉरफीचर, वो सब कुछ आ जाएगा। आपका रिजर्व्स में क्या क्या आएगा? तो ऑल द वैरायटीज ऑफ रिजर्व्स व्हिच यू हैव लर्न। व्हाट आर द रिजर्व्स यू कैन राइट? CRR हो गया, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, फ्री रिजर्व, जनरल रिजर्व, PNL हो गए आपके, फिर आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व हो गया, ओके? आपका ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो गया, DRR हो गया, ओके? ये सब रिजर्व्स एंड सरप्लस है। अच्छा, उसके बाद सीधा नॉन करंट लायबिलिटीज देखो, सीधा नॉन करंट लायबिलिटीज। कैन यू सी? नॉन करंट लायबिलिटीज में आपको एक हेड मिलेगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मिला? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ही आपको इंपॉर्टेंट है अभी।
व्हाट आर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स? लॉन्ग टर्म का लोन, लॉन्ग टर्म लोन आ गया, बैंक लोन आ गया, पब्लिक डिपॉजिट्स आ गया, आपका ये भी आ गया, अपना डिबेंचर्स आ गया, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड सारा का सारा। फिर एसेट साइड पे नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स हो गए और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हो गए। व्हाट आर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स? जो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, हाँ प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर डीआरआरआई हो गया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट बॉन्ड का इन्वेस्टमेंट, ऑल द इन्वेस्टमेंट्स विल गो अंडर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। तो एसेट साइड पे इतना ही इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। और फिर सीधा करंट एसेट पे जाओगे तो एक ही हेड उधर इंपॉर्टेंट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है कैश और बैंक अकाउंट, कैश और बैंक, कैश और कैश जैसा, कैश, बैंक, लिक्विड फंड्स, ओवरनाइट फंड्स, बहुत शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स, वो सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है जो इमीडिएटली आप लिक्विडेट कर सकते हो। वेरी वेरी लिक्विडेबल एसेट्स, एकदम पैसा या पैसे जैसा। इज इट क्लियर? सो 5 चीजों का ख्याल रखना है। कौन से 5 चीजें? सबसे पहला शेयर होल्डर फंड में 2 आइटम्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व। फिर नॉन करंट लायबिलिटी में 1 आइटम, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, में सारे लोन्स डिबेंचर्स आ गए। फिर नॉन करंट एसेट्स में एक ही, नॉन करंट प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट कभी कभी आएगा, अदरवाइज नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, और करंट एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। ये क्लियर है? अभी आप कॉलम्स देखोगे तो आपको 3 कॉलम दिखाई देंगे वहां पे, दिख रहा है? अमाउंट के लिए 3 है एक्चुअली। फर्स्ट कॉलम आपको दिया है नोट्स नंबर, कैन यू सी दैट? नोट्स नंबर दिख रहा है। दूसरा और तीसरा कॉलम में आपको मिलेगा प्रीवियस ईयर फिगर एंड करंट ईयर फिगर। तो आपको 2 फिगर्स नहीं करने, आपको सिर्फ करंट ईयर का ही बनाना है। आपको एक ही कॉलम अमाउंट का रहेगा, करंट ईयर फिगर। नॉर्मली जब कंपनीज अपना रिजल्ट पब्लिश करती हैं तो 2 साल का फिगर साथ में दिखाती है, प्रीवियस ईयर एज वेल एज करंट ईयर, फॉर कंपैरिजन पर्पस। ओके, इवन द क्वार्टरली रिजल्ट्स व्हेन यू चेक, वो इस क्वार्टर का भी रहता है, प्रीवियस क्वार्टर का भी रहता है, और लास्ट ईयर का इस क्वार्टर का भी रहता है। तो ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन के लिए रहता है, क्वार्टर टू क्वार्टर कंपैरिजन के लिए रहता है। वो कंपैरिजन के लिए 2 साल का फिगर साथ में दिखाते हैं, 2 क्वार्टर का। अपने को कंपैरिजन कुछ नहीं करना है, अपना एक ही फिगर रहेगा अमाउंट का। और नोट्स नंबर में क्या लिखना है? तो अगर आपने ध्यान दिया होगा, यहाँ पे वर्क में कुछ प्लस माइनस वर्किंग्स कुछ भी नहीं दिखाई है, वो सारी वर्किंग्स आपकी नीचे दिखाई देगी। आप नीचे देखोगे तो आपको नोट्स दिखेंगे, दिख रहे हैं? नोट्स टू अकाउंट्स में पहला आपको मिलेगा शेयर कैपिटल। तो शेयर कैपिटल का जो फाइनल वैल्यू है ना, वो ऊपर जाता है, और उसके अंदर का सारा मसाला यहाँ पे दिखाना है। नोट्स या फिर स्केड्यूल भी बोला जाता है इसको। स्केड्यूल या फिर नोट्स में आपको सारा डिटेल दिखाना है कि उसका ऑथराइज्ड कितना, इश्यूड, कॉल्ड अप, पेड अप कितना, कॉलिंग अरियर कितना माइनस होगा, शेयर फॉरफिटेड का अगर कोई अमाउंट है तो ऐड हो जाएगा, इक्विटी कितना, प्रेफरेंस कितना, वो सारा चीज इधर दिखेगा। कहां दिखेगा? नोट्स। ऐसे जितने आइटम्स ऊपर हैं, उन सभी आइटम्स का डिटेल कहां दिखाई देगा? नोट्स। तो सर कितने नोट्स बनाने हैं? जितने आइटम्स आप लिखने वाले हो। अगर शेयर कैपिटल ऊपर लिखने वाले हो तो शेयर कैपिटल का नोट बना लेना, डिटेल वहां दिखा देना, फाइनल वैल्यू ऊपर लिख देना। रिजर्व्स एंड सरप्लस दिखाना है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस का नोट बनेगा। उसमें क्या दिखाओगे रिजर्व्स एंड सरप्लस के नोट में? ऑल द डिटेल्स ऑफ रिजर्व जो हमने डिस्कस किया अभी, जनरल रिजर्व, सीआरआर, डीआरआर, सिक्योरिटी प्रीमियम, वो सारा यहाँ फाइनल वैल्यू ऊपर। तो जो भी वर्किंग आप चित्रा बना करते थे ना बैलेंस शीट में, प्लस माइनस ये वो फलाना ढिमका, वो सब ऊपर एक्चुअल बैलेंस शीट में दिखने वाला नहीं। वो सब वर्किंग्स किधर दिखेगा? नोट में दिखेगा। फाइनल वैल्यू कहां दिखेगा? इन द बैलेंस शीट। इज इट क्लियर? बैलेंस शीट विल बी नीट एंड क्लीन। उसका नोट नंबर, वो रिस्पेक्टिव नोट नंबर आप नीचे दे दोगे और वहां पे डिटेल दिखा दोगे। ओके, रिजर्व्स एंड सरप्लस समझ में आया? फिर लॉन्ग टर्म बोरोइंग आपको कहीं और नीचे मिलेगा, दिख रहा है? डी वाले में लॉन्ग टर्म बोरोइंग दिख रहा है? सॉरी, सी वाला इज लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डी वाला इज लॉन्ग टर्म प्रोविजन। मिला? उसमें आपका जो भी आपने लोन्स वगैरह लिए हैं, डिबेंचर्स इश्यू किए हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है? फिर और नीचे जाओगे तो आपको कहीं नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स मिलेगा, दिख रहा है?
उसमें सारे आपके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, प्रॉपर्टी हो गया, बॉन्ड्स हो गया, दूसरे कंपनीज के डिबेंचर्स, दूसरे कंपनी के शेयर्स हो गए, इन्वेस्टमेंट्स इन पार्टनरशिप फर्म्स हो गया, आपका DRRI हो गया, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट, सारे के सारे इन्वेस्टमेंट्स मिले, वो सारे इन्वेस्टमेंट यहाँ पे। और नीचे जाओगे आपको कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दिखेगा, लास्ट वाला M इज कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दिख रहा है आपको? बैलेंस विद बैंक्स, चेक्स, ड्राफ्ट्स, कैश, दिख रहा है? मोस्टली इट विल बी कैश एंड बैंक इन दैट सिनेरियो। तो 5 आइटम्स का ख्याल रखना है। वापस आई एम रिपीटिंग, व्हाट डू यू कॉल द लायबिलिटीज एज? जो मेन हेड होता है उसको क्या बोलते हो आप? इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। The liabilities are called as equities and liabilities, assets are called as assets. So equities and liabilities and assets. Okay, vertical form है। Equities and liabilities and assets. Equities and liabilities में 3 मेन हेड्स होते हैं, एक होता है शेयर होल्डर फंड, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज, एक होता है करंट लायबिलिटीज। शेयर होल्डर फंड में और क्या दिखाना है? 2 चीजें, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। नॉन करंट लायबिलिटी में एक ही चीज का ख्याल रखना है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, that is the main head. Asset side पे you have non-current assets and current assets. Non-current assets में क्या ध्यान रखना है? सिर्फ non-current investments, non-current investments, okay? और कभी कभार अगर by chance आपको डिबेंचर में बैलेंस शीट आया तो पता है what type of expenses? Discount on issue of debenture, loss on issue of debenture, deferred revenue expenditure, right? So deferred revenue expenditure was an asset, if you remember. We used to show it under asset, advertisement, suspense and all. Remember? So is it a current asset? No, it has more than 1 year का life. So it should be a non-current asset. तो non-current asset के अंदर है ना आपको एक और head दिखेगा, other non-current assets. Non-current asset में एक और head दिखेगा, other non-current assets. Can you see that? Property, plant and equipment होगा, non-current investment होगा, दिख रहा है? और उसके बाद लास्ट में कहीं और दिखेगा अदर नॉन करंट एसेट्स। वो अदर नॉन करंट एसेट में आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चला जाता है, डिस्काउंट लॉस अगर आया तो कभी मिला तो अदर नॉन करंट एसेट। बाकी तो मोस्टली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, वो ख्याल में रखना। एंड करंट एसेट में एक ही साइड इंपॉर्टेंट है, दैट इज व्हाट? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। सेकंड लास्ट बिट, cash and cash equivalent. Is that clear? Cool? कल सर बोल रहे थे ना रोहन सर यही था। हाँ, तो हाथ संभाल लो ओ भाई। Is this clear now? करंट एसेट में कैश और कैश इक्विवेलेंट, करंट एसेट में कैश और नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसमें शेयर होल्डर, उसमें मतलब इक्विटीज एंड लायबिलिटीज और सब का नाम, और उसमें शेयर होल्डर्स और फिर नॉन करंट लायबिलिटीज का शेयर होल्डर फंड के अंदर जियो जागर उसको पूछो तो भी नहीं आएगा। हाँ हाँ अच्छा, फोरम नॉन शेयर होल्डर फंड के अंदर जागरी शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सब। अभी let's apply this in the problem. और भी open the buyback and rights वाला chapter, अपना bonus and rights वाला chapter, buyback नहीं bonus and rights issue जो किया था हमने। हाँ, उसके लिए साइड्स आपने छोड़े थे ना कोई कोई सब में, उसका बैलेंस शीट हम लोग बना रहे हैं अगर जगह नहीं छोड़ा है तो लास्ट साइड पे करना। अच्छा, जो लोग के पास बुक नहीं है, बाजू वाले के पास से फोटो ले लो। ओके, सबका फोटो ले लो। और इतना डिफिकल्ट नहीं है, क्वेश्चन देख के भी आप बना सकते हैं, क्वेश्चन देख के भी बैलेंस शीट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो फोटो ले लो ना सोल्यूशन का बाजू वाले, बता रहा हूँ। क्वेश्चन 3, सम नंबर 3। Sum number 3.
लेफ्ट हैंड साइड आपने एक साइड छोड़ा है अगर तो इतना 5-6 लाइन में आपका बैलेंस शीट रहेगा, उसके नीचे नोट्स। 5 to 6 लाइन में बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट ही है, उसके नीचे नोट्स। ठीक है, और अगर जगह नहीं छोड़ा है तो आगे आ जाओ, आगे ड्रॉ कर लो। 5-6 लाइन का बैलेंस शीट, उसके नीचे नोट्स। सब नंबर 3 थर्ड सम। अब देखो थर्ड सम में पहले जरा जर्नल देख लो, आपने क्या किया वहां पे। आपने पहले कॉल मनी मंगवाया है और फिर आई थिंक बोनस इश्यू किया है, बराबर। तो आपने एंट्री क्या मारी है, देख लो। फाइनल कॉल टू कैपिटल, बैंक टू फाइनल कॉल, और फिर रिजर्व्स टू बोनस टू शेयर होल्डर एंड बोनस टू शेयर होल्डर टू कैपिटल। मिला 4 एंट्रीज आपने किए हुए। और हाउ टू मेक द बैलेंस शीट फ्रॉम द जर्नल, मैंने आपको 12th में भी पढ़ाया था। इफ इट इज अ लायबिलिटी टू क्रेडिट माइनस डेबिट, इफ इट इज एन एसेट टू डेबिट माइनस क्रेडिट। जो बचा वो लिखो, जो नील हो गया वो गायब। सिंपल। तो आपको सिर्फ लॉजिकली सोचना है कि क्या इंपैक्ट होगा बैलेंस शीट पर। नोट्स बाद में बता रहा हूँ, इधर बना बैलेंस शीट 5 से 6 लाइन का, उसके बाद बैलेंस शीट अभी तो बना बैलेंस शीट दे देना बना। अभी वही तो डिस्कस कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग। लोग जागते जागते सो रहे। नोट्स के 2 कॉलम होंगे। देखो इससे भी छोटा रखता है बैलेंस शीट 5 से 6 लाइन, उसके बाद नोट्स। हाँ, नोट्स आपका एक ही साइड में फिट हो जाएगा। 5 से 6 लाइन का बैलेंस शीट बना लो, उसके बाद नोट्स लिख दो। नोट्स के 2 कॉलम होने वाले हैं, पर्टिकुलर अमाउंट ओके। नोट्स नंबर एंड अमाउंट। इसका पर्टिकुलर अमाउंट ये नोट्स है। और जो अभी आपने शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 दिया है, तो इधर जब आप शेयर कैपिटल लिखोगे उसके अगेंस्ट 1 लिख दो, ऐसा। रिजर्व, इधर आपने शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 दिया है, तो जब आप यहाँ पे शेयर कैपिटल लिखोगे तो इधर कॉलम में 1 नंबर। रिजर्व्स को 2 दिया है तो इधर 2 रेफरेंस पॉइंट है। ओके, चलिए बनाऊंगा तो पता चल जाएगा, इट्स नॉट डिफिकल्ट। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप सम देखोगे ना, तो आपको मेन चीज 2 ही है, शेयर कैपिटल और रिजर्व्स। दिख रहा है? तो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट शेयर कैपिटल, विल शो द डिटेल्स हियर एंड देन विल शो द फाइनल अमाउंट इन द बैलेंस शीट। मतलब सर फाइनल बैलेंस शीट में खाली शेयर कैपिटल आवશે, टोटल है टोटल। હવે જો बैलेंस शीट सबसे पहले ऑथराइज। मेरे को पहले बताओ, इक्विटी शेयर्स 90,000 इक्विटी शेयर्स थे, दिख रहे? आपने कॉल मंगवाया तो 10 रुपए के हो गए। फिर बोनस दिया, कितना शेयर्स बोनस दिया देखो, एग्जैक्टली 22,500। अच्छा, बोनस देने के बाद शेयर्स बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा। तो इक्विटी शेयर अभी 90,000। ऑथराइज मत देखो अभी फिलहाल, इश्यूड देखो। इश्यूड ऑथराइज क्या है? अपर लिमिट, वो तो हम कभी भी बढ़ा सकते हैं। 90,000 इश्यूड शेयर्स में और 22,500 ऐड करोगे तो कितना होता है? 112,500। मतलब आज की तारीख में 112,500 इक्विटी हो गए। ऑल ऑफ यू एग्री? अच्छा, अभी शेयर कैपिटल की शुरुआत हमेशा होती है ऑथराइज।
ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, दैट इज द अपर लिमिट, पीस ऑफ इन्फो है वो, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, पीस ऑफ इन्फो इट इज। मुझे बताओ प्रेफरेंस से कोई लेना देना है अपने को यहाँ पे है? प्रेफरेंस शेयर से ऑथराइज, अरे प्रॉब्लम है प्रेफरेंस चेंज होगा नहीं, ऑथराइज भी नहीं और इश्यूड भी नहीं, प्रेफरेंस का कोई लेना देना नहीं है तो उसको एज इट इज कॉपी कर लो। 10,000 12% preference shares of 10 each. 10,000 12% preference shares of 10 each. That is 1 lakh. मिला? But now they have given us 1 lakh equity shares in the authorized capital. Can I write 1 lakh equity shares over here? Why? Because you have given bonus also, right? So now the total number of issued shares are not 90, they are how much? 1,12,500. Understood how? 90,000 plus 22,500. That's 1,12,500. So there are two options with you. Either you write 1,12,500, वो भी लिख सकते हो ऑथराइज में, या फिर 1,22,500, मतलब जितना बोनस किया उतना पूरा ही बढ़ा दो तो भी चलेगा। आई विल एडवाइज बेटर है कि जितना इश्यूड है उतना रखो ऑथराइज, तो टेंशन वाली बात नहीं। तो अपना इश्यूड अभी कितना हुआ है? 1,12,500। तो ऑथराइज में 1 लाख नहीं लिखना है, कितना लिखना है? 1,12,500। वो लोग ने लिमिट बढ़ा दी, ऑथराइज की लिमिट क्या हो गई? अभी बढ़ गई, तो ही आप बोनस दे सकते हो। ये लिमिट बोनस देने से पहले बढ़ानी पड़ती है, फिर आप बोनस इश्यू कर सकते हो। तो 1,12,500 equity shares of 10 each, तो ये हो जाएगा 11,25,000। Then outer column it will become 12,25,000 and you double underline it and leave it. Double underline it मतलब it is just a piece of info. You are not supposed to consider it in totaling. टोटल में इसका कोई लेना देना नहीं है, ओके? ऑथराइज्ड। व्हाट हैपेंड? पेजेस आपको बेचारा बनने को बैठा है, बुक नहीं वो है ही नहीं, नोटबुक नहीं है तो है, लेकिन बट उसमें पेजेस छोड़े हुए। अरे तो छोड़े हुए तो अभी करो आगे यार। व्हाट मैडनेस इज दिस? आई टोल्ड यू पेज अगर नहीं है तो आगे करो सॉल्व। ठीक है, छोड़ा तो गया वर्ड पे, जाने दो, अभी नंबर देके कर लो बैलेंस शीट। तो पेजेस दो, मेरे पास बुक नहीं है। इतना पैसा कितने अटेंटिव है, बोलते हैं ग्रुप में सर ने फोटो तो भेजा है, क्या लिखना है उसका? कभी जो मैं लिखवा रहा हूँ वो लिखो। अगर साइड थोड़ा है मिल रहा है तो उधर लिखो, नहीं है तो आगे लिखो, क्वेश्चन नंबर बराबर दे दो, अभी सॉल्व करो। चलो नाउ पे अटेंशन। ऑथराइज लिखा आपने, ऑथराइज का ख्याल रखना है, इश्यूड से कम नहीं हो सकता। इश्यूड जितना या फिर और 22,500 कर दोगे तो भी चलेगा, 1,22,500। ओके, बेटर इट इज जितना इश्यूड है उतना दिखा दो तो मगजमारी नहीं। देन इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल दिख रहा है? इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल एज इट इज यू राइट डाउन इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल। क्वेश्चन में दिया है, मैं वही छाप दिया। मुझे बताओ प्रेफरेंस का कोई फर्क पड़ा है? नो यूज। सो 8,000 12% preference shares of 10 each fully paid मतलब पूरा पैसा आ गया। दिस इज 80,000। Listen. Then equity, should I write 90,000 or 1,12,500? Exactly. So 1,12,500 equity shares of what? 8 or 10 each? 10 each, fully paid. Is this clear?
क्योंकि आपने बोनस वगैरह भी दे दिया है। तो 11,25,000, एम आई राइट? अब जब भी आप बोनस देते हो तब इधर ब्रैकेट में लिखने का ऑफ द अबव 12,000, नहीं कितना था बोनस? 22,500 equity shares are issued as bonus shares. जब भी आप बोनस देते हो या राइट्स देते हो तो आपको ये थोड़ा ब्रैकेट में मेंशन कर देने का। राइट्स में नहीं करोगे तो चलेगा, बोनस में करना है। इसको बोलते हैं COTC। COTC मतलब कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये शेयर्स का पैसा नहीं आया है, फ्री में। ऑफ द अबव 22,500 equity shares are issued as bonus shares. Of the above 22,500 equity shares are issued as bonus shares. अगर कंफ्यूजिंग लागतो હોય તો પૂરા 22,500 ઉપર લઈએ અને પછી નીચે ફરક કરીએ તો ચાલે? इधर 112,500 की जगह 122,500, ऊपर 122,500 किया तो नीचे सेम ही रहेगा, नीचे 112,500 ही रहेगा। बट ऊपर वो ले सकते हैं तो ये। ऊपर एक्स्ट्रा भी ले सकते हो, बट चलेगा। उधर इधर सेम ही रखो, दैट इज बेटर। तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपको कुछ। जितना इश्यूड है उतना ऑथराइज रखो, नो कंफ्यूजन। इज दिस क्लियर? खाली ये बोनस का स्टेटमेंट समझा? ऑफ द अबाउट 22,500 शेयर्स आर गिवन एज बोनस शेयर, ब्रैकेट में मेंशन कर देने का। अभी और कुछ है शेयर कैपिटल के अंदर? आई डोंट थिंक सो। सो आई थिंक द टोटल इज व्हाट? 12,05,000 मिला। ये 12,05,000 आउटर कॉलम में जाएगा। इधर लिखना है इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में सबसे पहला हेड या फिर ए लिख देना, शेयर होल्डर्स फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के अंदर आप क्या लिखते हो? शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अगेंस्ट नोट नंबर 1 लिखना और अमाउंट सीधा लिखना 12,05,000। कहां से मिला? यहां से। किसी को जानना है कि भाई 12,05,000 का डिटेल कहां है, तो ये रेफर करेगा। तो जब भी आप कंपनीज के एनुअल रिपोर्ट पढ़ते हो, किसी भी बिजनेस को स्टडी करना है, उसकी बैलेंस शीट ऐसी दिखती है। यहाँ पे फाइनल फिगर्स होते हैं, उसकी डिटेल हमेशा नोट्स में होती है। तो नोट्स आर फार मोर इंपॉर्टेंट देन द फाइनल बैलेंस शीट। नोट्स के अंदर सब फाइन प्रिंट रहता है, आपको वहां से पता चलेगा ये लोचा कहाँ है, ये एक्सपेंस क्यों बढ़ा। इधर तो फाइनल एक्सपेंस, इनकम, एसेट, लायबिलिटी का वैल्यू रहता है। नोट्स मतलब जिधर कैलकुलेशन किया है उसका पेज नंबर मतलब एग्जैक्ट पेज नंबर नहीं, नोट नंबर। इधर हां नोट नंबर, नोट नंबर एग्जैक्टली, रेफरेंस पॉइंटर। ओके, रेफरेंस पॉइंटर। ऐसा भी करोगे चलेगा। रिजर्व को नोट 1 दे दिया, शेयर कैपिटल को नोट नंबर 2 दे दिया, चलेगा। ऊपर नीचे चलेगा। जनरली भी गो इन ऑर्डर, बट ऊपर नीचे हुआ तो भी वरी करने की जरूरत नहीं। मैचिंग बराबर होना चाहिए। इधर 1 है तो ये शेयर कैपिटल 1 होना चाहिए, रिजर्व 2 है तो इधर 2 होना चाहिए। ओके, अच्छा अभी ये शेयर कैपिटल किया। एक और नोट हमें करना है किसका? रिजर्व्स एंड सरप्लस का। तो लिख दो रिजर्व्स एंड सरप्लस। रिजर्व्स एंड सरप्लस चेक करो आपके पास क्या थे। जनरल रिजर्व, लीगल रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम, पीएनएल एंड दैट्स इट, 4 थे। अभी आपने बोनस के लिए क्या क्या यूज किया वो देख लो। पूरा यूज किया है। और पीएनएल कितना? 45 और बस जितना बाकी है वही लिखने का। जैसे आपने एंट्री में यूज किया है ना, उसके हिसाब से दिखाने का। तो देखो सबसे पहले जनरल रिजर्व नहीं आएगा, यूज किया है कि नहीं? नहीं किया। चलो अगर यूज किया है तो डालना क्यों? अरे यह पूरा डिटेल बता रहे हो, फाइनल वर्किंग के साथ डिटेल बता रहे हो। एग्जिस्टिंग है ना, उसको ऐसे ही छापो। चेंजेस है तो चेंजेस के साथ बताओ। अच्छा मतलब अगर जनरल रिजर्व नो अमाउंट रखी तब सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। हाँ, तो जनरल रिजर्व यूज किया है कि नहीं बताओ मुझे एंट्री में। जिसने किया है वो माइनस करेगा, जिसने किया है वो माइनस करेगा। तो 160 आई थिंक वी हैव यूज्ड फ्रॉम जनरल रिजर्व, 20 फ्रॉम सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 25 फ्रॉम
45 from PNL, sorry, 45 from PNL, okay. तो जनरल रिजर्व कैसा करने का? 1,60,000 लेस बोनस या बोनस इश्यू 1,60,000. It is now nil. Is that clear? It is now nil. Then you have what? Revaluation reserve. मिला? Revaluation reserve ये नील आउटर में लिखा दो, चलेगा. Revaluation reserve, is there any change? है कि नहीं है? हो ही नहीं सकता है. आर्टिफिशियल रिजर्व है. सिक्योरिटी प्रीमियम क्या हुआ? सिक्योरिटीज प्रीमियम का यूज हो गया है पूरा. तो 20,000 था लेस बोनस पूरा गया ना. तो 20 माइनस 20 ये भी नील है. पीएनएल अकाउंट में से आई थिंक 45 गया, बराबर है. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आपने कितना उठा लिया? 45. तो पीएनएल अकाउंट लेस बोनस 45. So it has now become 1,60,000. So what is the final total of reserves now? 35 plus 160, 1,95,000. तो ये आप यहाँ पे लिख दोगे रिजर्व्स एंड सरप्लस. नोट नंबर 2, अमाउंट 1,95,000. Note number 2, amount 1,95,000. And that's it, I think. Apart from that, loans में कोई changes नहीं है, बराबर है. तो I think share capital, shareholder fund इतना ही है. तो ये सब total लिख देना है 14 lakhs. And दूसरा head था आपका, ये किस में जाएगा? डिबेंचर वगैरह. तो it is non current liabilities. Non current liabilities के अंदर you have what? Long term borrowings. के अंदर आपका डिबेंचर जाएगा 5 लाख. इसका भी एक लाइन का नोट बना लो. थर्ड नोट फॉर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में क्या है आपके पास? 12% डिबेंचर ऑफ 100 यू. एज इट इज कॉपी करना है. दिस इज 5 लाख. नोट्स एक बिल में नहीं आता. अभी आराम से. इतना नहीं फिट हो रहा आपका. ये 6 लाइन में ही है, उसके नीचे तो ये आ जाएगा. नहीं यार, 2 साइड पे लेके जाओ, चलेगा. हो गया. ये पूरा बैलेंस शीट नहीं है, टैली वैली होने वाला नहीं है. जितना दिया उतना आइटम करो, छोड़ दो. इज इट क्लियर? करंट लायबिलिटी नहीं पता है, नॉन करंट एसेट, करंट एसेट. दिस इज जस्ट एन एक्सट्रैक्ट. तो इतना ही है, 5-6 लाइन. दीज आर द डिटेल्स ऑफ नोट्स. हो गया. टेक सम नंबर 4. फोर्थ सम का सॉल्यूशन सामने रखो. बराबर तो हो गया बेटी. देखो आराम से हो रहा है. और है. पाँच ने सर्कल क्यों? अरे वो फाइनल वैल्यू था, मत करो यार. फाइनल वैल्यू तो 160 भी था. इसका 2 पे कर रहे हो तो 2 पे करो, वरना 1 पे आ जाएगा. 6 लाइन, 5-6 लाइन. ये आ गया ना 6-7 लाइन में. 1 2 3 4 5 6 लाइन से करो. वही पेज पे करो, नीचे चलेगा नोट्स. कैन डू इट ऑन द सेम पेज नीचे.
अलग करना है दूसरा पेज पे कर सकते हो, वरना वही पेज पे करो चलेगा। फोर्थ सम देखो अभी, फोर्थ सम भी आई थिंक सेम है। कॉल मंगा है फिर बोनस दिया है, दिख रहा है? कॉल मंगा है फिर बोनस दिया है। फोर्थ सम 4 एंट्रीज है ना, दिख रहा है आपको? हेलो, बना लो। ये हो गया सबका? इसमें आई थिंक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स नहीं है, तो और छोटा है, 5 लाइन में होगा। आज से हम गोइंग टू स्टार्ट विथ थियरी। स्टार्टिंग के 4 टॉपिक्स ऑफ थियरी है, सारा एक साथ नहीं करवाऊंगा, थोड़ा थोड़ा करेंगे हम लोग रोज। आज भी कल भी थोड़ा थोड़ा थियरी, आधा पौना घंटा रहेगा। These guys quick. नहीं कर रहा हूँ। सी फोर्थ सम, सबसे पहले स्केड्यूल पे जाओ, नोट पे जाओ, नोट पे लिख दो ऑथराइज। ऑथराइज में प्रेफरेंस दिया है, देयर आर 15,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ टेनिस, 1.5 लाख। उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इक्विटी देखो, इक्विटी ऑथराइज था 1,50,000 शेयर्स, मिला? अभी सॉल्यूशन नहीं है मेरे पास, ऐसी कॉमन सेंस यूज करो आप। 1,50,000 इज ऑथराइज, 135 इश्यूड था। 8 का है कि 10 का है? 8 का था, 10 का हो गया कॉल मंगा के, बराबर? मिला? हेलो, अभी बोनस दिया क्या रेशियो में? 1 फॉर एवरी 4। 15,000 शेयर 10 का 1.5 लाख, बराबर। अभी कितना बोनस है वो फिगर बताओ बोनस का? 33,750, तो 168,750 हो जाता है। कैन योर ऑथराइज शेयर्स बी 1,50,000? तो हाउ मच आई शुड राइट? 168,750। जितना इश्यूड है उतना अभी ऑथराइज कर लो, ऑथराइज बढ़ा दो, समझा? 135 प्लस 33,750, लिमिट बढ़ा दी और ये हो गया क्या? अरे 1,50,000 प्लस 33,750 करेगा तो 183,750 हो गया। मैंने यहाँ पे वही रखा है, 1,35,000 था, 1,35,000 था, उस पे और 33,750 का आया तो 168,750। सर जो आप 183,750 भी लिख सकते हो, 168,750 भी लिख सकते हो। लिमिट बढ़ानी है ना, तो ओवरऑल लिमिट 33,750 से बढ़ा सकते हो, या फिर जो डिफरेंशियल है, मतलब 135 से कितना बढ़ा? 168,750 हो गया, तो 18,750 से बढ़ा दो इसको, चलेगा? તમે નેટ વેલ્યુ लिखી દેજો। हाँ, नेट एक्चुअल में शेयर्स જવાના છે ઈ લઈ। इतना ही, यस, यू कैन राइट दैट। કે ઇશ્યુડ અને ઓથોરાઇઝ સેમ થઈ જાય। यस, इश्यूड एंड ऑथराइज को सेम रखना है। समझ में आया? तो
150 में और 33,750 नहीं बढ़ाया तो चलेगा. 135 प्लस 33 सर. जितना इशूड है उतना ऑथराइज रखो. सिंपल. जितना इशूड है उतना ऑथराइज्ड. जितना इशूड है उतना ऑथराइज्ड. नो प्रॉब्लम. स्टिक टू वन प्रिंसिपल. ये तो कंफ्यूज हो जाओगे कभी कभी. कंपनीज एक्ट दोनों अलाउ करता है. ज्यादा मार्जिन रखा ऑथराइज में तो भी चलता है. ऑलराइट, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? हेलो. 1687 500 आया. Yes. एंड आउटर कॉलम खींच लो और डबल अंडरलाइन करके छोड़ दो. दिस इज 18 लाख 37 1837 500. 1837 500. अभी इश्यूड में आपके पास प्रेफरेंस कितने थे? तो 12,000 मिला. 12,000 preference shares of 10 each, that is 1,20,000. Keep it as it is. उससे कोई फर्क नहीं पड़ा. Equity issued कितना लिखोगे बताओ? 135 लिखूं कि 168 750? 168 750 shares of 10 each, 16 87 500 180 total 180 750 18 lakh 7,500 75 नहीं 0 70,000. Relax. 80,70,500, right? बराबर है. कैलकुलेट. नहीं. 07 बोला मैं. Oh, sorry. 07. Okay. 80,07,500, right? और भी कुछ लिखना है. Of the above 33,750 था ना? Equity shares are given as bonus shares. Of the above 33,750 shares are issued as bonus shares. Is that clear? ये लो. नहीं है, ऊपर जा. किधर आया? आ रहा है क्या? अभी sorted, all of you understood? पक्का समझा? अब जाते हैं किस पे बेटा? रिजर्व. अच्छा, ये फिगर इधर डाल दो. इधर 1 करके लिखो. 1 लाख नहीं, 18,07,500. ओके. नाउ लेट अस गो फॉर रिजर्व्स. जनरल कहां से उठाया था आपने? आई थिंक सीआरआर से 60 लिया है. सिक्योरिटी प्रीमियम 37,500 और जनरल रिजर्व से कितना उठाया? पूरा 180 और पीएनएल से 60. ओके. तो लिख देने का इधर जनरल रिजर्व 180 था. पूरा खाली किया ना? पूरा ना? बोनस इश्यू पूरा खाली नील हो गया. डेबिट किया ना? आर यू गेटिंग द पॉइंट? रिजर्व्स घट गया, डेबिट हुआ मतलब. क्लियर है रूल? लायबिलिटी डेबिट तो घटेगा, क्रेडिट तो बढ़ेगा. एसेट डेबिट तो बढ़ेगा, क्रेडिट तो घटेगा. देन नेक्स्ट इज व्हाट? सीआरआर, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व 60,000 less bonus issue. तो ये भी पूरा खाली हो गया. और क्या है? सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना था? 37,500 लेस बोनस इश्यू. ये भी पूरा खाली हो गया है ना? और आखिर में बचा प्रॉफिट एंड लॉस 3 लाख. कितना है? 60 यूज किया तो बचा 2 लाख 40. What is the total? 2 lakh 40. Please be quiet guys. Okay.
उसका टोटल लिख दो अभी 18 plus 2 20 20 lakh 47,500. That's it. एक्सट्रैक्ट ही करना है, नो लोन्स नो एसेट्स नथिंग, फिनिश. समझ में आया कुछ? हेलो गाड़ी तैयारी चालू करो, होमवर्क आप दो. नहीं. ऑल ऑफ यू ट्राई क्वेश्चन 14 एंड 15 का बैलेंस शीट. 14 और 15 का बैलेंस शीट ट्राई करो खुद બસ से. સેમ છે પૂરું. नहीं पूરું सेम નથી, ફિગર્સ અલગ છે, પોતાની મેળે બનાવો. ચલો આમ તો આમાં સેમ જ દેખાશે બધું, બોનસ જ છે. रिजर्व घटेगा, कौन सा रिजर्व घट रहा है, कितने से जा रहा है देखो बराबर. ऑथराइज का लिमिट क्या होगा देखो. 14 और 15 का बैलेंस शीट करो खुद से. डोंट कम. 14 15 का बैलेंस शीट बनाओ फटाफट. कल सब लोग ध्यान से इश्यू ऑफ शेयर्स और डिवेंचर लेके आएंगे और डिसोल्यूशन लेके आएंगे, ठीक है? બેલેન્સ શીટ કરો. हाँ, इश्यू ऑफ शेयर डिवेंचर का बैलेंस शीट है. हाँ बोलो. किसमें? 98, हाँ तो 1 लाख क्यों है, बढ़ाने की जरूरत नहीं. अच्छा, इन सम नंबर 14 हाँ 128 कर सकते हो, बट जरूरत नहीं है ना, ऑलरेडी है. गाइस, in sum number 14 no need to increase the authorized का limit, you know why? बोनस दिया है बट फिर भी कम है, 98 आ रहा है टोटल. देखो 28 का बोनस है तो 70 plus 28 is 98 मिला, और 1 लाख ऑथोराइज्ड है तो लिमिट कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं. कीप इट एज इट. इश्यूड जितना होना चाहिए ऑथराइज, या इश्यूड शुड बी लेस देन ऑथराइज. इश्यूड शुड नॉट बी मोर देन ऑथराइज, रिमेंबर दैट. Thank you.
गया? चलो next. क्वेश्चन से ही आप कर सकते हो, आपको आंसर भी देखने को मिलेगा। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, लॉन्ग टर्म बोरोइंग का अमाउंट लिखेगा इधर ही ब्रैकेट में लॉन्ग टर्म बोरोइंग। Debentures will go in long term borrowing. जम रहा है बैलेंस शीट आया, दोनों का आया। फोर्टीन का हो गया, 14 चेक 14 में शेयर कैपिटल इज 10,60,000 फाइनल वैल्यू, रिजर्व्स 1,60,000, लॉन्ग टर्म बोरोइंग 5 लाख, डिवेंचर है उसमें बराबर। एंड शेड्यूल में ऑथराइज्ड प्रेफरेंस शेयर्स आर 1 लाख, ऑथराइज्ड इक्विटी शेयर्स आर 10 लाख, टोटल 11 लाख। एंड इश्यूड में 8,000 प्रेफरेंस 80,000, 98,000 इक्विटी 9,80,000। ब्रैकेट में लिखेगा ऑफ द अबाउट 28,000 आर इश्यूड एज बोनस शेयर्स। मिला? रिजर्व्स में बाकी नील है सब, खाली जनरल रिजर्व है 35 और पीएनएल है 125 बराबर। जनरल रिजर्व 35, पीएनएल 125। ब्रैकेट में मेंशन करना ऑफ द अबाउट 28,000 शेयर्स आर गिवन एज बोनस। रिजर्व इट इज 160 टोटल। मिला क्या? 14 मिला। अच्छा एग्जाम फॉर्म सबका हो गया? सर ये हमको मैसेज आया है मुझको कि आपका उधर पे अपलोड बता रहा है, पर अभी जस्ट आपका लेक्चर चालू होने के पहले आप आए ना, कभी मैसेज आया कि योर साइन इज नॉट एज पर द गाइडलाइंस। मेरा हॉल टिकट नहीं है। अरे वो आता है सर हमेशा, प्लीज अरे नहीं हो रहा, मैं ट्राई किया 2 बार क्या? ओटीपी नहीं आ रहा है, हॉल टिकट डालना है तो ना। एग्जाम फॉर्म फीस भर के रिसीट आ गया है सबका? किसी का लोचे में अभी भी? सबका हो गया? हॉल टिकट बाद में अपलोड कर दो। सेंटर मुंबई 3 डाला है ना सबने?
Mumbai 3 center. मुलुंडी आहे इधर ही आएगा ना मुलुंड आहे ऐसा समझा ऐसे रखना एक दो कौन दिया ना? दिया ना? दो सब्जेक्ट में दोनों में दिया। दोनों में 30-30 आहे सर वो तो क्रिकेट ही खेलता है हाँ, वो भी क्रिकेट है। बहुत लाइट ले रहा है। और दर्शन दोनों आता था मैं कितना समझाया बोला लॉ को करो नहीं सर दर्शन निकल गया हो रह गया तो देवांश को लॉ मजबूत किया लास्ट 1 महीना जोरदार लॉ किया सर वो अपना थोड़ा मौसी का दिमाग लगाता है ना सर मेरे को तो पता चला वो पहली बार आज बोला छोड़ ही दिया सीएफए करने वाला ऐसा सर तुमने खबर नहीं एकदम आग लगी है